Roger. Starboard first, followed by 17 first. दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी में एक, हिंद की सीमाओं के सबसे ताकतवर प्रहरी, महासागर में नेवी का सबसे दमदार सुरक्षा चक, हिंदुस्तान के प्रथम प्रहरी, समंदर के शहंशाह, समंदर में 3 डायमेंशनल सुरक्षा देने वाली भारतीय नौसेना आज उस मुकाम पर है जहां वो न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करती है, बल्कि समंदर में विदेशी जहाजों को समुद्री लुटेरों से सुरक्षा प्रदान करती है। और इस सुरक्षा चक्र का प्रथम प्रहरी है INS विशाखापट्टनम। न्यूज 18 इंडिया देश के सबसे ताकतवर जंगी जहाजों में से एक INS विशाखापट्टनम पर पहुंचा है, जिसके जर्रे जर्रे में बहादुरी की तमाम कहानियां दर्ज हैं, जिस पर 24 घंटे 7 दिन देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं जांबाज नौसैनिक, जो खुद को कहते हैं द ब्रेव बक्स। आइए हम जाते हैं अंदर और देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि शिप के अंदर किस तरीके के जो मूवमेंट्स होती है, मिसाइल कैसे होती है, और साथ में हम और भी लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आज़ादी के जश्न में भारतीय नेवी की सफलता कैसी है। 1960 में अपने पहले स्वदेश में बने पेट्रोल बोट INS अजय से शुरू करके हम आज बहुत आगे निकल चुके हैं और हमने खरीदार नौसेना से निर्माण करने वाली नेवी में तब्दील हुए हैं। इसका सबसे ताकतवर योद्धा है समंदर का शहंशाह, विध्वंसक INS विशाखापट्टनम। भारतीय नौसेना के सबसे बड़े स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक में से एक है INS विशाखापट्टनम, जो आत्मनिर्भर भारत की मशाल थामे हुए है, जिसमें करीब 75% उपकरण स्वदेशी हैं। डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने इस मास्टरपीस को डिजाइन किया है और देश के सबसे प्रतिष्ठित शिपयार्ड में एक मझगांव डॉक लिमिटेड में इस खतरनाक जहाज का निर्माण किया गया है। INS विशाखापट्टनम बहुत सारे जरूरी ट्रायल गुजरने के बाद 21 नवंबर 2021 में नौसेना में शामिल हुआ। INS विशाखापट्टनम एडवांस सेंसर्स और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है, जिसकी वजह से लंबी दूरी के खतरों का पता लगाने की ताकत मिलती है। समंदर के इस सुपर पावर पर ऐसे ऐसे हथियार तैनात हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन के जंगी जहाज, एयरक्राफ्ट और यहां तक कि सबमरीन को भी नेस्तनाबूद कर सकते हैं। इतना ही नहीं, INS विशाखापट्टनम अपने साथ 2 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी ले जा सकता है। लेकिन इतने बड़े जहाज को संभाला कैसे जाता है? कैसे ये जंगी जहाज लहरों पर अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है? इस जहाज को आखिर संचालित कैसे किया जाता है? इस वक्त मैं आ गई हूँ शिप के नेविगेशन एरिया में और हम यहाँ से देखते हैं कि किस तरीके से जो है शिप का ऑपरेशन होता है। सो लाइक वी हैव अभिषेक इज़ विद अस। अभिषेक, ये बताइए कि किस तरीके से पूरा नेविगेशन होता है, किस तरीके से ये ऑपरेशन होता है? यहाँ देखेंगे ये स्टीयरिंग कंसोल है। यहाँ पे एक हमारा सेलर बैठता है और उसका काम है व्हील पे बैठना। तो यहाँ पे जो ऑफिसर ऑफ द वॉच होता है, he is responsible for giving the steering orders to the sailor. So he'll, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, जो ड्राइवर है वो हर जगह देखता है गाड़ी कहाँ चलाना है, पर इसका काम है सिर्फ इंस्ट्रूमेंट देखना, और जो बाकी है जो ऑफिसर ऑफ द वॉच है वो उसको ऑर्डर्स देंगे। तो वो जब ऑर्डर देंगे उस हिसाब से ही, वो ऐसा नहीं है कि आपको मुड़ना है लेफ्ट रोड मुड़ जाएगा, नहीं, एक सर्टेन डिग्रीज होता है जितना कि रडर को घुमाना होता है, उस हिसाब से शिप उस तरफ घूमने लगता है। तो एक जायरोस्कोप मेन इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज करते हैं फॉर नेविगेटिंग द शिप। INS विशाखापट्टनम पर तैनात नौसैनिक खुद को द ब्रेव बक्स कहते हैं, जो हमेशा हिंद की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं, जो सीना चौड़ा करके हर एक मुसीबत से निपटना बखूबी जानते हैं, और जब कर्तव्य की पुकार होती है
तो ये जवान सबसे आगे खड़े होते हैं और दुश्मन को ऐसा जवाब देते हैं कि वो दोबारा हिंद के खिलाफ आंख दिखाने के काबिल नहीं रहता। पिछले कुछ सालों से भारतीय नौसेना समुद्री लुटेरों के लिए भी काल बनी हुई है। एक के बाद एक कई ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ऐसे कई मौके आए जब भारतीय नौसेना समुद्री लुटेरों की वारदात के मामले में फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनी है, यानी सबसे तेजी से और सबसे पहले समुद्री लुटेरों पर एक्शन लेने वाली नेवी बनी है। भारतीय नौसेना ने समंदर में समुद्री लुटेरों से कई विदेशी जहाजों को बचाया है, कई विदेशी नागरिकों की जान बचाई है, जिसमें पाकिस्तान के भी नागरिक शामिल हैं। ऐसे तो इंडियन नेवी के द्वारा अलग अलग एंटी पायरेसी एक्टिविटीज़ भी की गई है और इसके अलावा जो सोमालियन पायरेट्स है उनको भी गिरफ्तार करने में इंडियन नेवी कामयाब हुई है। कैसे ये ऑपरेशन होता है आइए हम बात करते हैं। तो सर एंटी पायरेसी जो होती है वो किस तरीके से आप लोग करते हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको मिलती है? तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है, हमारा एक इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है नई दिल्ली में कॉल्ड IFC-IOR। तो वहाँ पे वो बाकी देशों के साथ कोऑपरेट करके पूरा इन्फॉर्मेशन पा लेते हैं रिगार्डिंग मर्चेंट नेवी के शिप कौन से हाईजैक हुए हैं, पायरेट एक्शन ग्रुप्स कहाँ पे काम एक्टिव हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाता है। और फिर वो इन्फॉर्मेशन लेके हमको शिप्स एट सी जो मिशन डिप्लॉयड शिप्स हैं, जो एकदम हाई रिस्क एरिया में रहते हैं जहाज़, उनको हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और उसके बेसिस पे हम जाके उनको ढूंढते हैं पायरेट्स को। पिछले साल 14 दिसंबर को सोमाली समुद्री लुटेरों ने माल्टा के झंडे वाला एक जहाज कब्जे में ले लिया था और जहाज को सोमालिया ले गए थे। बाद में वही जहाज वापस समंदर में आया तो भारतीय नौसेना ने उसे इस साल 14 मार्च को इंटरसेप्ट किया। भारतीय तट से 2600 किलोमीटर दूर अरब सागर में INS कोलकाता ने ऑपरेशन चलाया और 40 घंटे के अंदर समुद्री लुटेरों को पकड़ लिया और 17 कर्मियों को आजाद कराया। अब तक जो है आप तो इतने टाइम से सबसे डिफिकल्ट कौन सा रहा था ऑपरेशन? सबसे डिफिकल्ट ऑपरेशन तो मेरे ख्याल से MV रुइन मर्चेंट वेसल रुइन वाला ऑपरेशन था, क्योंकि ये पहली बार ऐसे हुआ कि पायरेट्स जो कि अधिकतर छोटे से फिशिंग बोट में काम करते हैं, पहली बार उन्होंने एक बड़ा सा मर्चेंट शिप हाईजैक कर लिया था। एंड यूजुअली फिशिंग बोट पे आपको 10 पायरेट या 12 पायरेट मिल जाते हैं, यहाँ पे 35 पायरेट इस शिप पे थे और उन्होंने 17 फॉरेन नेशनल्स जो कि वो शिप का क्रू था उनको हॉस्टेज के ज़रिए पे ले लिया था। तो ये ऑपरेशन डिफ़िकल्ट था क्योंकि एक तो जहाज़ बहुत ही बड़ा था एंड दूसरा था कि देयर वर 17 फॉरेन नेशनल्स वो हॉस्टेजेस जिनको प्रोटेक्ट करना वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये लोग भी उसी ऑपरेशन में थे? ये सब तो मेरे जहाज़ पे तकरीबन 300 लोग हैं INS कोलकाता पे और उन 300 में से ये सिर्फ 4 लोग हैं जो यहाँ पे आए जस्ट टू रिप्रेजेंट द होल शिप। सारे 300 लोग तो नहीं आ पाए, बट ऑल ऑफ देम हैव प्लेड अ वेरी क्रिटिकल रोल इन वेरियस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस ऑपरेशन एंड वी आर एबल टू वर्क टुगेदर एंड यूज एज वन सिंगल टीम। पूरे 300 पीपल को हम एक टीम एक यूनिट की तरह काम कर पाते हैं, तभी हम ऐसा टफ सिचुएशन हैंडल कर पाते हैं। तो ये बताइए कि जो रुइन का जो ऑपरेशन हुआ था तो उस वक्त जो है क्या वो लोग सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं थे, फिर कैसे ये हुआ ऑपरेशन? ऑपरेशन में पहले हम वर्बली उनको वार्निंग वगैरह दे रहे थे जिसमें हम बोले कि सरेंडर कर लो, बट जनरली पायरेट्स वर्बल वार्निंग्स के लिए अग्री नहीं करते। उसके बाद हमने फायरिंग वगैरह शुरू की जिसकी वजह से वो सरेंडर करने के लिए रेडी थे। जब उसके बाद हमारा मार्कोस वगैरह का कॉम्बैट फ्री फॉल जिसमें हमने एक्सटर्नल जो मार्कोस का सपोर्ट वगैरह आया था, वी वर एबल टू उनको सराउंड करके सरेंडर करने के लिए हेल्पफुल था वो। 48 आवर्स जो थे बहुत क्रूशियल थे, लेकिन हमने मतलब वो 48 आवर्स जो है हमारी लाइफ के सबसे बहुत अच्छे, मतलब जो हमने ज्वाइन करके हम चाहते थे, मतलब हमें ऐसा लगा कि हम कर पाए मैम वो चीज़ देश के लिए जो था। इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए INS सुभद्रा, नौसेना के ड्रोन और P-8I समुद्री गश्ती विमान की भी मदद ली गई, जिससे समुद्री लुटेरों के साथ ही हाईजैक जहाज पर नजर रखी गई और बाद में मार्कोस कमांडो को जहाज पर भेजा गया और तब जाकर लोगों को बचाया गया। भारतीय नौसेना समंदर पर, समंदर के अंदर और समंदर के ऊपर कहीं भी कुछ भी ऐसा होता है जिससे इंसानी जिंदगी को खतरा होता है तो वो एक्शन लेने के लिए प्रतिबद्ध रहती है
और इसमें साथ देते हैं भारत में बने सबसे भरोसेमंद और दुनिया के सबसे ताकतवर जंगी जहाजों में शामिल भारतीय नौसेना के जहाज। भारतीय नौसेना में अग्निवीर भी तैनात हैं, जो लाइव एनवायरनमेंट में बहुत कुछ सीखते हैं। आईएनएस विशाखापट्टनम पर भी अग्निवीरों की टीम तैनात है, जो अलग अलग मोर्चों पर तैनात है और एंटी वीर विजय योद्धा हम। मेरा बचपन से सपना था मैं फौज में आने के लिए, और मैं 12th के बाद मैं तैयारी कर रहा था और फिर अग्निवीर में ज्वाइन कर लिया। ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रखा था, फिर फर्स्ट ईयर कंप्लीट की, उसके बाद मैं यहाँ अग्निवीर में इंडियन नेवी में ज्वाइन कर लिया। तो अब तक आपने क्या क्या सीखा अग्निवीर में? मैम वेपन्स के बारे में, इंसास, कार्बाइन, और अब मेरा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है मैम, तो मैं स्विच बोर्ड में जैसे APMS वगैरह होते हैं तो उसको कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में, और जो हमारी ड्यूटियां हैं जैसे कैप्स्टन वगैरह है मैम, उस पर कैप्स्टन EMP का काम की हूँ मैम, ब्रिज EMP का काम की हूँ मैम, और जनरल लाइटिंग भी देखती हूँ मैम अपने शिप में। और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिला, जैसे होल शिप एक्टिविटी होती है, जैसे फायर फाइटिंग हुआ, और सीमेन शिप एवोल्यूशन होता है मैम, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है मैम। भारत की नौसेना 2047 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने पर काम कर रही है। जब भारत 100 साल की आजादी का जश्न मना रहा होगा, तब भारत की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री ताकत बन चुकी होगी।